आज के रात कवि सम्मेलन का जहाज चलाने का दायित्व मेरे कंधे में है। माँ शारदे की वंदना के लिए मैं आदरणीय संगीता सरल जी को निमंत्रित करता हूँ। वाय भगति हेतु विधि भुवन बिहाई सुमिरत सारद आवती धाई। मैं माँ शारदे की स्थापना की प्रार्थना करता हूँ और संगीता सरल को ससम्मान बुलाता हूँ। वाय माँ शारदे की। एक बार आप तालियां बजा दें। मैं माँ के चरणों में, लेकिन छत्तीसगढ़ में आपको बताने की जरूरत नहीं है कि माँ का सम्मान किस तरह किया जाता है। अपने दोनों हाथ उठा दीजिए और माँ के सम्मान में, इस धरा के सम्मान में जोरदार तालियों से इस कार्यक्रम का आगाज कीजिए। मैं माँ की वंदना प्रस्तुत करती हूँ। कि मुझको नवल उत्थान दो माँ सरस्वती, वरदान दो मुझको नवल उत्थान दो माँ सरस्वती, वरदान दो। माँ शारदे हंसासिनी, वागीश वीणा वादिनी। माँ शारदे हंसासिनी, वागीश वीणा वादिनी। मुझको अगम स्वर ज्ञान दो माँ सरस्वती, वरदान दो। अभी दुबे जी ने कहा कि हम मन के लिए हम कवि सम्मेलन करने आए, तब कहती हूँ कि आपाधापी के इस युग में हम क्या प्रार्थना करते हैं माँ से कि माया मुझे नहीं ठग सके, मन मोह में नहीं पड़ सके, ऐसी कलम को धार दो माँ सरस्वती, वरदान दो। हेलो, चुप बैठ बैठ। बहुत बढ़िया। माँ शारदे की वंदना से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। पहली सोचत रहे हो ठंडी हुई, लेकिन गर्मी है। मैं तो कहत रहे कि मनियारी के किनारे शिव घाट के खाले नेवता है राम प्यारे। बहुत अकन राम प्यारे मन आगे एक संग। हम तो एक जगह कवि सम्मेलन करत रहे ने, एक औरत खड़े हो गई, डोकरी का रही जवाने रही से है। क्या बात है भाई, कोनो हर चीज में है डायरेक्ट एकदम वही फट के। मैं बेंगलोर में भाई साहब, आप बढ़िया बात बताता हूँ। अपना धर्मजीत जी आपके मतलब ज्ञानवर्धन करत हूँ मैं, मजेदार है। क्या बात है, बढ़िया बात है। तो इतनी बेंगलोर एयरपोर्ट में इतनी एक टूरी बैठे रहा, उठी में बैठे रहा। अब मैं बोला देखत रहे हो काबर छत्तीसगढ़िया देखे सकत है, का कर सकत देखत रहे हो। तो कहाँ देखे हो, कहाँ देखे हो, सुरते ना है साले, कहाँ देखे। बड़ा देर में याद आई सबे तो मल्लिका शेरावत है। पूरा कपड़ा पहिरे, पहली बार देखे तो पहचान नहीं सके। वही मोर मेरा नहीं चुका है। डू यू नो मी? मैं डजंट नो हु आर यू। कि आई एम मल्लिका शेरावत, आइटम गर्ल, एंड यू आर? मैं सुरेंद्र दुबे, आइटम बॉय। ये अपन ऊपर ताकत है छत्तीसगढ़िया के, कॉन्फिडेंस अपन ऊपर है, समझे ना। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया काबर है, काबर छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया है के हमार छत्तीसगढ़ी मल्टी डायमेंशन लैंग्वेज है। छत्तीसगढ़ी में कई शब्द ऐसा है भैया, और बाहर के कवि मन के संज्ञान में लाता हूँ। छत्तीसगढ़ी के ऐसे शब्द भी हैं जिनका अंग्रेजी, उर्दू या विश्व की किसी भाषा में कोई समानार्थी शब्द नहीं है। जैसे जोजवा, जोजवा मतलब इंटरनेशनल जोजवा, ओकर पास कोई हिंदी में ना अंग्रेजी में कुछ नहीं है। भोकवा, भसरंगले, कोई उसका शब्द नहीं है। इसीलिए छत्तीसगढ़ी रिच लैंग्वेज है। इसीलिए छत्तीसगढ़ी रिच लैंग्वेज है क्योंकि इसके कई शब्दों के तो अर्थ भी नहीं है। मानस का मंच है, रामलीला में 10 साल पाठ करे हूँ मैं।
10 साल भाई साहब ईमानदारी से बोला था, बेमितरम पता कर लेना। 10 साल पाठ करें, 6 साल राम, 2 साल लक्ष्मण। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं 2 साल सीता भी बने है कि बात नहीं है, सीरियसली बोला था। सीता हरण के दिन रावण आइस बोला, देखिस तो आइडिया ड्रॉप कर दी, इसको क्या ले जाना। मैं कहे ले जा ले भैया, एक पुष्पक विमान धर के आया, अकेला ले जा मोला। बहुत कठिन तपस्या है। कैसे तू मन कहा कर कुछ बनाओ, बैठा बैठ गए हो लगा उठाते तय निकल जा आगे, तो निकल जा। एतिल आना जाना बंद करवा दो भाई। कभी मंच में रही थे, माइक में रहती थी, या तो कोनो आदमी सुता दो, नहीं तो कुर्सी लगा दो। मतलब जगह छेकना है मोला, सुता दो मतलब तुम मन तो हर जगह। आइए कवि सम्मेलन को प्रारंभ करते हैं। टीम बहुत अच्छी है आज की रात, और आपको गारंटी देता हूं कि जब आज कवि सम्मेलन समाप्त होगा, जितने समय भी कवि सम्मेलन आज की रात आपको याद दिलाएगा, ये मेरा दावा है। मैं 10वीं बार 8वीं 10वीं बार लोर में आया हूं, और अगर मैं वादा कर रहा हूं, जब मैं अगर वादा किया, मैंने धर्मजीत जी को अपना ब्राह्मण का आशीर्वाद दिया कि आप जीतोगे, वो जीते। एक हल्का में मत लेना बोला, मैं कुछ अलग सलत बोल दूं तो बिगड़ जाई तुम्हारी बात। सीरियसली सुनो, बिल्कुल कार मोर सब बात लगते, सब बात डायरेक्ट लगते मोर सीधा। एक आइए कवि सम्मेलन को अपने छत्तीसगढ़ से और लोरमी से शुरू करते हैं। भाई संस्कार साहू, एक इतना कम थाड़ी, मतलब लोकल एकर का मतलब एकदम ही लोकल समझ ले तू। धन्यवाद। मानस के इस पवित्र प्रांगण को नमन करता हूं, और इस प्रांगण में उपस्थित इस जनसमूह को मेरा प्रणाम। मंच में उपस्थित काव्य जगत के सभी तेजपुंजों को मेरा नमन। और मैं शुरुआत करूंगा अपने शहर के परिचय की 4 पंक्तियों से, उसके बाद फिर मैं अपने काव्य पाठ में आऊंगा। कि अब अचानक मार की वादियों में बात करें मनियारी की, अचानक मार की वादियों में बात करें मनियारी की, आओ तुमको सैर करा दूं लोरमी ताहुतदारी की। जो लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको पता है कि 1741 से लेकर 1854 तक हमारा पूरा प्रदेश मराठों के प्रभाव में था, और तब 1826 में कैप्टन हॉकिंस ने एक प्रथा कैप्टन सैंडिस ने एक प्रथा प्रारंभ की थी, ताहुतदारी प्रथा। और सबसे पहले 1826 में 2 स्थानों पे ये प्रथा प्रारंभ हुई थी, जिसमें से एक स्थान हमारा लोरमी था। मैं उस ताहुतदारी की बात कर रहा हूँ कि अचानक मार के वादियों में बात करें मनियारी की, आओ तुमको सैर करा दूं लोरमी ताहुतदारी की। महामाया का दर्शन करके शिव शंकर का नाम जब जपें, शिव घाट में डुबकी लगा के अर्पित अपने भाव करें। अपने शहर की बात अलग है और चलन भी न्यारा है, मंदिर मस्जिद गिरिजा के संग एक भव्य गुरुद्वारा है, और आने जाने वालों का ये तय कर पाना मुश्किल है, फव्वारा में चौक है कि चौक में फव्वारा है। तुलसा घाट रामेपुर डबरी कुंदरा मझगांव भी है, तुलसा घाट रामेपुर डबरी कुंदरा मझगांव भी है, एक पुराना रजवाड़ा है उस पे रानी गांव भी है। राम नाम की यहाँ की सुबहें और शामें गिरधारी की, आओ तुमको सैर करा दूं लोरमी ताहुतदारी की, आओ तुमको सैर करा दूं लोरमी ताहुतदारी की। और मैं अब अपने तरह से अपनी काव्य पाठ की शुरुआत करता हूँ। मंच का भी आशीर्वाद चाहूँगा कि आज बूंदों ने भी बहुत परेशान किया, तो सुनिएगा कि तुझे बूंदों की चाहत थी, तुझे बूंदों की चाहत थी, लो आया धार होके मैं, तुझे बूंदों की चाहत थी, लो आया धार होके मैं, तेरे प्यार के खातिर तेरा प्यार होके मैं, तेरी याद में काटी हुई तन्हाइयाँ लेकर तेरे दर पे आया हूँ तेरा बीमार होके मैं, तेरे याद में काटी हुई तन्हाइयाँ लेकर तेरे दर पे आया हूँ तेरा बीमार होके मैं। और सुनिएगा कि धूप ने ये आवाज लगाई तुमको घर के आंगन से। मेरे नौजवान दोस्त सुनेंगे, मैं उनके काम की बातें कर रहा हूँ कि धूप ने ये आवाज लगाई तुमको घर के आंगन से, देखो बदली रूठ गई है
फिर से अपने सावन से। धूप ने ये आवाज लगाई तुमको घर के आंगन से, देखो बदली रूठ गई है फिर से अपने सावन से। आओ ना तुम घर से बाहर, बारिश को बुलाना है, तेरी भीगी जुल्फों का तो बादल भी दीवाना है। और जैसे ही तुम बाहर आई जम के बादल बरस गए, अपनी प्यास मिटाने को बूंद अधर से लिपट गए। और वो सबसे दिलकश लम्हा था बादल की प्रेम कहानी में, जब तुम सर से पांव तलक भीग गई थी पानी में। और तुमने भीग के प्रणय निवेदन, तुमने भीग के प्रणय निवेदन बादल का स्वीकार किया। और प्यार में पागल बूंदों ने अपनी हर हद को पार किया। प्यार में पागल बूंदों ने अपनी हर हद को पार किया। देखिए, मंच चाहे राजनीति का हो, खेल का हो, संगीत का हो या साहित्य का हो, उस मंच पे जब आपको अपनी मिट्टी का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलता है तो हमेशा गौरव का पल होता है। और मुझे ये गौरव का पल आज उपलब्ध कराने के लिए मैं आयोजन समिति के अपने सभी बड़े भाइयों का बहुत दिल से आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ लोरमी के सभी सुधीर साहित्य प्रेमियों का, जिनके मंगल कामनाओं से आज मैं इस मंच पे हूँ। और मैं आप सबका समर्थन चाहूँगा। ये मेरा पहला अवसर है, मैं इतने बड़े मंच पे खड़ा हूँ जहाँ पे न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे वैश्विक मंचों पे छत्तीसगढ़ को गौरव प्रदान कराने वाले पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी की गरिमा में उपस्थिति है। तो आप सबका संबल और समर्थन मिलेगा तो शायद मैं कुछ अच्छा पढ़ के चला जाऊंगा। सुनिएगा कि उसके आंगन में महकती रात रानी याद है, उसके आंगन में महकती रात रानी याद है, उसकी हर एक बात हमको मुँह जुबानी याद है। उसके आंगन में महकती रात रानी याद है, उसकी हर एक बात हमको मुंह जुबानी याद है। और बन सुनिएगा कि एक रॉन्ग नंबर मिल गया और बात उससे हो गई। एक रॉन्ग नंबर मिल गया और बात उससे हो गई। सिलसिला ये चल पड़ा, मुलाकात उससे हो गई। मिलते मिलाते जान और पहचान उससे हो गई। अनजान सी लड़की अचानक जान मेरी हो गई। एक रॉन्ग नंबर मिल गया और बात उससे हो गई। सिलसिला ये चल पड़ा, मुलाकात उससे हो गई। मिलते मिलाते जान और पहचान उससे हो गई। अनजान सी लड़की अचानक जान मेरी हो गई। जो जान के हम कर गए वो नादानी याद है, उसकी हर एक बात हमको मुँह जुबानी याद है। उसके आंगन में महकती रात रानी याद है। और सुनिएगा कि रात आधी हो गई तो रात रानी के तली, रात आधी हो गई तो रात रानी के तली। चांद के साये में हम दो जिस्म एक जा हो गए। कलियां कितनी चटकी जाने, फूल कितने खिल गए। हम जाने किस संजोग से एक दूसरे को मिल गए। एक दूसरे में खो के होना पानी पानी याद है। उसकी हर एक बात हमको मुँह जुबानी याद है। उसके आंगन में महकती। और बन देखिएगा कि उसकी किताब में दबी तस्वीर मेरी देखकर, उसकी किताब में दबी तस्वीर मेरी देखकर मम्मी से सब कहने की धमकी दी जो उसके भाई ने। उंगली दिखा के उसने पूरे तेवरों से कह दिया, दूर ही रहना तू मेरे प्यार की परछाई से। देखिए, लड़की जब प्रेम में होती है तो उससे बड़ा विद्रोही कोई होता ही नहीं है। कि उसकी किताब में दबी तस्वीर मेरी देखकर मम्मी से सब कहने की धमकी दी जो उसके भाई ने। उंगली दिखा के उसने पूरे तेवरों से कह दिया, दूर ही रहना तू मेरे प्यार की परछाई से। मुझको बता के राजा कहना खुद को रानी याद है। उसकी हर एक बात हमको मुँह जुबानी याद है। उसके आंगन में महकती रात रानी याद है। उसकी आंगन में महकती। और सुनिएगा, आखिरी मन पढ़ता हूँ कविता का कि पापा की थी एक नौकरी। पापा पुलिस में थे, बहुत जल्दी जल्दी तबादले होते थे। और ये होता था कि उनके तबादले के बाद हम नए जगह पे गए
वहाँ कोई मिली, जान पहचान हुई, एक सिलसिला शुरू हुआ और सिलसिला अपने मुकाम पे पहुँचता उससे पहले पिताजी का फिर तबादला, फिर नए जगह पे गए और फिर यही सारी प्रक्रियाएं हुई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो अंदर आखिरी बंद सुनिएगा कि पापा की थी एक नौकरी, उस नौकरी के फेर ने, पापा की थी एक नौकरी, उस नौकरी के फेर ने उसका शहर छुड़ा दिया तबादलों के ढेर ने। ज्यादा दिन हम रह ना पाए एक दूसरे के साथ में, न मैं था उसके भाग्य में न वो थी मेरे भाग्य में। पापा की थी एक नौकरी, उस नौकरी के फेर ने उसका शहर छुड़ा दिया तबादलों के ढेर ने। ज्यादा दिन हम रह ना पाए एक दूसरे के साथ में, न मैं था उसके भाग्य में न वो थी मेरे भाग्य में। पर अब भी शहर के आशिकों को, पर अब भी शहर के आशिकों को वो किस्से कहानी याद है, उसकी हर एक बात हमको मुँह जुबानी याद है। उसके आंगन में महकती रात रानी याद है, उसकी हर एक बात हमको मुँह जुबानी याद है। अभी धन्यवाद, आप लोग का ऐसा समर्थन मिलता रहे, संबल मिलता रहे तो ये कवियों की ऊर्जा का काम करता है। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने दीपावली का त्यौहार मनाया और इस बार दीपावली का जो उत्सव था वो भगवान श्री राम के घर वापसी के उत्सव के तौर पे मनाया गया। मैं अपनी वो कविताएं अब एक दो पढ़ूंगा जिनके लिए मुझे थोड़ी बहुत पहचान मिली हुई है। और जब दूसर कविता में नहीं पटी तो साधु बन गए, ऐसे होते। लेकिन प्यार के चक्कर में मत पड़ना, बड़े बड़े का भाग्य फूट गया। जैसे अनुष्का के चक्कर में विराट के हाथ से वर्ल्ड कप। आज का प्यार कॉलेज के गेट में शुरू होता है। पुलिस वाले सुने नहीं तो इसमें क्या कोई ऐसा कानूनी प्रतिबंध है क्या कि आप प्यार की बात नहीं सुन सकते? ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आचला साहब, एसपी साहब बैठे होंगे तो उनके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। बैठे ना, मैं आपसे ही एक बात करना चाहता हूँ, मेरे मन की इच्छा है। मैं कल परसों राजनांदगांव में भी था, पुलिस के ऊपर मैंने एक बहुत अच्छी कविता लिखी, उसकी कुछ पंक्तियाँ मैं आपको रखता हूँ। लोग पुलिस का मजाक उड़ाते हैं, पुलिस के लिए चुटकुले पास करते हैं। मैं हिंदुस्तान का अकेला कवि हूँ जो पुलिस के पक्ष में बोलता है, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़िया हूँ। और हम जानते हैं जब विनोद चौबे जी की शहादत हुई नक्सलियों के हाथ, तब मैंने कविता लिखा, पुलिस के जवान जितने खड़े हैं, अगर मैं लगे कि सुरेंद्र दुबे उनके साथ सही न्याय कर रहा है तो एसपी साहब का आदेश है कि आप तालियां बजाइएगा। ऑन द बिहाफ ऑफ एसपी मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है, मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है। तभी ये सर विनोद चौबे की शहादत के आगे झुक जाता है। क्या होली और क्या दिवाली, क्या होली और क्या दिवाली, बस गश्त है, गश्त है। पुलिस की नौकरी में सिपाही नहीं पूरा परिवार त्रस्त है। पुलिस की नौकरी में सिपाही नहीं पूरा परिवार त्रस्त है। अरे राखियां नहीं बनती पुलिस की कलाइयों में, और करवा चौथ में तस्वीर से काम चलता है। और जब तुम फटाके फोड़ते हो इनके घर में ड्यूटी का दिया जलता है। सिपाही अपनी होली गुलाल से नहीं काजल से मनाता है, इसीलिए मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है। सब जन कहते पुलिस वाले मन दाई बहनी गाड़ी देते। मैंने सिद्ध किया भाई साहब तर्क के माध्यम से कि पुलिस को गाली देना चाहिए। अब चोर पकड़ के लानी, भैया चोर, मोर भाटो, मोर ममा तक कौन मेरा चाकू लुका है मर्डर करे के बाद बता दे। मोर दादा तोर पाँव पड़ा था, बता दे भैया, बताइए। वो सभ्यों के बीच रहकर तुम सीखो सभ्यता के हजार तरीके। उन्हें मुलजिमों के साथ रहना है और तुम्हारी गाली सहकर भी तुम्हारी सुरक्षा करना है। और जब सिपाही का बच्चा तेज बुखार में तप रहा था
तो उसका बाप वो सिपाही मंत्री की सुरक्षा कर रहा था। जब सिपाही का बच्चा तेज बुखार में तप रहा था तो उसका बाप वो सिपाही मंत्री की सुरक्षा कर रहा था। हेवी ड्यूटी ने उसका सपना निचोड़ डाला और बेटे ने बिना बाप के ही दम तोड़ डाला। लाखों लावारिस लाशों को ठिकाना लगाने वाला वो सिपाही कभी कभी लावारिस मर जाता है। इसीलिए मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है। और अगर आपको लगे कि विनोद चौबे के सम्मान में लिखी गई कविता है तो एक बार आसमान तक उठाकर तालियां में समर्थन करें। इसीलिए मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है। तब ये सर विनोद चौबे की शहादत के आगे झुक जाता है। आंचला साहब, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप सुन रहे हैं। ये तो मैंने बताया पुलिस किसी की नहीं सुनता है, आप हमारी सुन रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। इधर मात्र शक्तियाँ बैठी हैं। बेटी से बड़ी दुनिया में कोई ताकत नहीं होती, सबसे बड़ी बेटी होती है। और ये दावा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने 10 किताबें लिखी, 4 PhD मेरे ऊपर हुई। मैंने बेटियों पे खूब कविता लिखी, खूब कविता लिखी। ये बेटियां हैं। मैं सौभाग्यशाली पिता हूं कि मेरी बेटी मुंगेली में जिला महिला बाल विकास विभाग में जिला कार्यक्रम अधिकारी है, डॉक्टर अभिलाषा बेहार दुबे। अब ये पंक्तियां अपनी बेटी तक पहुंचाता हूं कि फली फूली टहनियां जड़ों के तरफ मुड़ी रहती हैं, अरे बेटियां कहीं भी रहें माँ बाप से जुड़ी रहती हैं। बेटियां एक मंच पर भी बेटी है, बेटियां कहीं भी रहें माँ बाप से जुड़ी रहती हैं। बेटों के साथ माँ बाप रहते हैं, उन्हें आभास होता है। और बेटी 7 समुंदर पार शिकागो में हो और माँ रायपुर में खांस दे तो बेटी को एहसास होता है ये बेटी। एक मतलब ये नहीं है कि बेटा मन पूरा बुहा का है, उनको रोल है। रात के 11 बजे अगर नींबू अदरक लाना है तो बेटा लानी ही, बेटी नहीं लान सके। और समय बदल गया। अब कोनो नवा बिहार हो के कोनो लड़की आए, 5-6 महीना बाद नींबू इमली खाए तो आप ये मत समझो कि उम्मीद में है। यूं हो सकता है कि रात के दारू ना उतरे हो। समय बदल गए हैं, का करूँ, जमाना वैसने आ गए। पहली घर के दुआरी में सियान ला बैठा है, बाबा बैठबे, कुकुर मत खुश रहे। अब कुकुर ला बैठा देते, बाबा मत खुश रहे। समय बदले समय में धर्म को जिंदा रखना, राम के बारे में बात करना और मन को राम से जोड़ना, इसका एक चर्चित कवि आज हिंदुस्तान का मेरे बीच है। मैं उनके सामने रखना चाहता हूँ। इधर आना जाना मत करे क्योंकि वो बहुत गंभीर कवि है और उसने जो मन की बात की है, मैं उनको बुलाने के लिए एक उदाहरण रखता हूँ और भाई अमन अक्षर को बुलाना चाहता हूँ। जब अशोक वाटिका में सीता जी बैठी थी और एक कथा हो रही थी, कथा में पंडित जी कह रहे थे अभी 3-4 दिन बाद यहाँ कथा होने वाली है, ये पवित्र मंच है, सिद्ध मंच है। कथा में सुना रहे थे कि सीता जी अशोक वाटिका में बैठी थी, उनके चारों तरफ सफेद गुलाब के फूल थे। एक खड़ा हो गया, गलत कथा सुनाते हैं। अशोक वाटिका में वो बैठी थी तो उनके चारों तरफ सफेद गुलाब नहीं थे, लाल गुलाब थे। बोले आप कौन हो? बोले मैं बजरंग बली हूँ, मैं आई विटनेस हूँ, मैंने देखा है लाल गुलाब के फूल थे। बोले नहीं, जाओ, सफेद गुलाब थे। वो सीता जी के पास गए, बोले माता आप तो थी अशोक वाटिका में और मैं उसका प्रत्यक्ष गवाह हूँ, आपके चारों तरफ लाल गुलाब थे। सीता जी बोले नहीं, बस मेरे चारों तरफ सफेद गुलाब ही थे। हनुमान जी रोने लगे। भक्त जब कुछ नहीं कर सकता तो रोने लगता है। रोते रोते भगवान राम के पास गए। देखो सब लोग मुझे झूठा साबित कर रहे हैं, मैं खुद देखा हूँ, अशोक वाटिका जाने वाला मैं हूँ। मैंने देखा है कि सीता जी के चारों तरफ, माता जानकी के चारों तरफ सफेद गुलाब के फूल थे। भगवान राम ने कहा नहीं, बस सफेद गुलाब ही थे। उन्हें बहुत रोना आया। तो भगवान राम ने कहा गुलाब तो सफेद ही थे बजरंग,
लेकिन अपने स्वामी की पत्नी को जब तुमने उस हाल में देखा तो तुम्हारी तुम्हारे आंखों में खून उतर आया, जिसके कारण तुमको सफेद गुलाब लाल दिखने लगे। ये है आस्था जिसको हम जीते हैं। राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मैं अयोध्या में कविता पढ़ रहा था, एक आ गया मेरे पास, बोला व्हाई यू आर इंटरेस्टेड फॉर टेम्पल ऑफ राम। आप राम के मंदिर के लिए इतनी रुचि क्यों दिखा रहे हैं? अगर आपके बेटे ने अयोध्या में फैजाबाद में सही जवाब दिया हो तो जोरदार तालियां बजाइए। मैं अमन अक्षर को बुलाना चाहता हूं कि कौशल्या छत्तीसगढ़ की बेटी, कौशल्या छत्तीसगढ़ की बेटी, उनके बेटे राम, और जहां राम ने जन्म लिया वहां बाबर का क्या काम। जहां राम ने जन्म लिया वहां बाबर का क्या काम। वर्षों का ये यक्ष प्रश्न उत्तर हमने बतलाया है, और जहां राम ने जन्म लिया मंदिर वहीं बनाया है। अमन अक्षर आपको पूरे राममय करने के बाद मैं बुला रहा हूं, एक बार जोरदार आसमान तक तालियां दें। अमन अक्षर की वो कविता जो राम पर है, भगवान राम पर है, मैं उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। भाई पढ़ो, बढ़िया मन से पढ़ो। पहले एक गीत लिखा, मैं भगवान राम के ननिहाल में खड़ा हूँ। उस गीत ने थोड़ी बहुत पहचान मुझे दी देश भर में, और जहाँ जहाँ कवि सम्मेलन सुनने वाले लोग हैं। अगर आप सब लोग भगवान राम के मेरे उस स्तुति गान को सुनने के मन में हैं तो एक बार अपनी तालियों से बताएं। मैं आपके सामने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ रखता हूँ, सुनिएगा। मैं धीरे धीरे गीत से आपको जोड़ता हूँ। आपको अपनी जिम्मेदारी पता है, एक जिम्मेदारी मैं पूरी करता हूँ, एक आप पूरी कीजिएगा। सुनिए कि सारा जग है प्रेरणा, जग है सारा प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। कि सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। भाव सूची। मैं यात्रा प्रारंभ करता हूँ, मंच का आदेश आता हूँ। सुनिए, एक तरफ भगवान राम के सामने राज सिंहासन है, और एक तरफ अपनी माता कैकेयी के 3 वचन, जिनको पूरा करने के लिए वो राज सिंहासन छोड़ देते हैं, वनवास को चुन लेते हैं। 4 पंक्तियां सुनिएगा। के भाव सूचियां बहुत हैं, के कामनाए त्याग, पुण्य काम की तलाश में। राम वन क्यों गए? के कामनाए त्याग, पुण्य काम की तलाश में। तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में। तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में। ना तो दाम ना किसी नाम की तलाश में। राम बन गए थे अपने राम की तलाश में। राम बन गए थे अपने राम की तलाश में। आप में ही आपका चुनाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। माता कैकेयी पूरी रामायण में नकारात्मक पात्र बताई जाती हैं। एक सकारात्मक पक्ष रखता हूँ माता कैकेयी का कि उन्होंने हम लोगों को क्या दिया। 4 पंक्तियों में बताता हूँ, चौथी पंक्ति आप तक पहुँचे तो बताए पूरा सदन। स्वागत है। कि कितनी ही पहेलियों को वहीं विराम मिल गए। मोह के प्रपंच को वचन के नाम मिल गए। मोह के प्रपंच को वचन के नाम मिल गए। एक हाथ से राम की 100 प्रणाम मिल गए। कैकेयी की कामना से जगत को राम मिल गए। तालियां बजाए पूरा सदन, इतनी ऊर्जा मैं लगा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। कि कैकेयी की कामना से जगत को राम मिल गए। और ऐसे राम मिले कि जिनके जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं हुआ। सूर्यवंशी राम के सम्मान में 4 पंक्तियां
के ढाल में ढले समय की, शस्त्र में ढले सदा। सूर्य थे मगर वो सरल, दीप से जले सदा। सूर्य थे मगर वो सरल, दीप से जले सदा। ताप में तपे स्वयं की, स्वर्ण से गले सदा। राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा। के राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने की जो यात्रा है, एक युवराज बन, एक राजकुंवर जब वनवास की ओर बढ़ जाता है, राम से श्री राम की यात्रा कैसे की। पहली बार निषाद राज केवट ने उनको नदी पार कराई। निषाद राज केवट कैसे इस पूरी कथा में बड़े हो जाते हैं। अगर आपका मन निषाद राज केवट के लिए सम्मान से भरा हो तो मेरी 4 पंक्तियां सुनिएगा। एक दृश्य आपके सामने खींचता हूं, मंच का भी ध्यान रखिएगा। के राम जी को दृश्य देखिए, निषाद राज केवट की नाव में भगवान राम बैठ रहे हैं। के राम जी को कर सवार जन्म सवार ले गए। के राम जी को कर सवार जन्म सवार ले गए। जब नदी की धार में जगत की धार ले गए। जब नदी की धार में जगत की धार ले गए। यूं निषाद साथ में कथा का सार ले गए। उनको पार ले गए जो सबको पार ले गए। के उनको पार ले गए जो सबको पार ले गए। मातृशक्ति की यहाँ उपस्थिति है। माता जानकी के बारे में बात कही गई। अंतिम 3 बंद इस गीत के, मेरे जीवन का लिखा सर्वश्रेष्ठ इस गीत का 3 बंद सुनाता हूँ, सुनिएगा। के ऋण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे। ऋण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे। जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे। जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे। एक भरी सदी का दोष खुद पे धारते रहे। जानकी तो जीत गई राम हारते रहे। जानकी तो जीत गई राम हारते रहे। सारे दुख कहानियाँ हैं, दुख की सब कहानियाँ हैं। घाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं। भाव सिर्फ राम है। आप तक गीत पहुँच रहा हो तो एक बार सदन पूरे मन से ताली बजा दे। मैं अंतिम 2 बंद सुनाता हूँ। भगवान राम ने पूरे जीवन भर में एक छल किया। विधायक जी आपकी बढ़िया काव्य पाठ किया, बहुत अच्छा पढ़ा। आपके एमपी के थानेदार ऐसे हो सकते हैं, मेरे छत्तीसगढ़ के थानेदार किसी का दिल नहीं लगाते हैं और न किसी के दिल से खेलते हैं। वो अगर थानेदार की ड्यूटी अगर नक्सलाइट एरिया में लग जाए तो नक्सलियों की जान लेकर आते हैं, उनके जान में अपने दिल का सुराख लगाते हैं। वो ऐसे यशस्वी और जाबाज थानेदार होते हैं। वो दिल नहीं लगाते हैं, दिल लगाने के लिए उनके पास समय ही नहीं है। ये मतलब छत्तीसगढ़िया एकदम भोकवे समझते भाई। हम अतका गई गुजरे उनका बताओ। थानेदार होता कि वे दिल लगा तो तोर पास कोनो दूसरा आइटम नहीं, यहीं बचे है बस। और कोनो नहीं अतक गए गुजरे। TRP इतना खराब है, मार्केट वैल्यू करत का। देख पीछे 3 जन बड़े अधिकारी बैठे हैं, उनमें कौन लगा ही दिल तोड़ से बता बोला, कोई नहीं लगा है। काबर ओकर कारण है कि हमारे छत्तीसगढ़ की पुलिस जाबाज पुलिस है, उस पर हमको गर्व है। इसलिए कहना चाहता हूँ संगीता जी, दारू की बात करत रही थे। हमारे यहाँ तो दारू के प्रतिबंध होए पर कितना झगड़ा चला थे बताओ। धर्मजीत सिंह रोज विधानसभा में चिल्ला थे, अभी फिर सत्र में चिल्लाई, अपना वादा पूरा करो, गंगा जल उठाए थे, दारू बंद करो। इसी की फिर बोली, मैं जाना था
ईज बात बोली, भगवान कसम निश्चितली बोली, निश्चितली बोली, मैं बता था। नहीं तो आप अभी 15 से 17 का 5 दिन के सत्र है, उम्र देखना यही से चालू करी। अब इकर जैसे मुखर बोलने वाला, इकर सामने में नहीं, मैं इकर पीछे भी बोलता हूँ, तार्किक और संवैधानिक रूप से जो महत्वपूर्ण तर्क के साथ हमारी सबसे बड़ी छत्तीसगढ़ की पंचायत में अपनी आवाज बुलंद करते हैं, उसका नाम होता है धर्मजीत सिंह। वो किस पार्टी में है इसका मतलब नहीं है, वो कांग्रेस में भी थे, उसका इस पार्टी का मतलब नहीं है, वो छत्तीसगढ़ की आवाज मुखर करते हैं, इसलिए मैं उनका अभिवादन करता हूँ। इसलिए आप कभी विधानसभा की कार्रवाई देखें जाके विधानसभा में, या आप टीवी में भी आता है उसमें देखिए, सर्वाधिक बोलने वालों में धर्मजीत सिंह का नाम होता है। वो सुनते कम है, बोलते ज्यादा है। वो आज सुन रहे बड़ी बात है, नहीं तो बोलते ज्यादा है। अब क्या है, अब छत्तीसगढ़िया में हल्का में लेते लोग, ये दिक्कत है, किसे कर है ना। अब क्या है कि नवा बिहाव हो गया एक जन टूरा, तो कर भाई आते संग बिहाव के तुरंत बाद फर्स्ट नाइट के ना वो पावर पॉइंट उड़ा था, ते राष्ट्रीय मत खाए कर जी, राष्ट्रीय खाए से ना कैंसर होते, बियर झन पिए करो जी, बियर से ना, दारू से ना कैंसर होते। तुम वो देवेंद्र परिहार संग मत घूमे करो, जुआ चिट्टी मत खेले करो, 52 पत्ता ऐसे वो ना सबके ऊपर सब काउंट करते, जाने ये मत करो वो मत करो। और शादी के 6-8 महीने बाद बोलते कुछ कही लो, फिर आप पहली जैसे नहीं हो, तो साले तय पहली दिन पावर पॉइंट उड़ा दे तो कहाँ पहली जैसे रही, बताओ। अच्छा, हर औरत छत्तीसगढ़ के अपन पति के लिए टांट मारती, का करे हंसते हैं, का करे है, दुकान ला ददा खोलवाई, मकान ला कक्का बनवाई, ते का करे है, कुछ करे है, वो जेब ले क्वार्टर निकालिस, एक पैक जगह का बोलत रहे वही काट रहे हो, दुकान ला ददा खोलवाई, मकान ला कक्का बनवाई, ते का करे, कुछ करे है। अच्छा साले, और 3 लड़का ला गूगल से डाउनलोड करे है। छत्तीसगढ़िया आदमी भी एक बात बोलते, बहुत बढ़िया है। अब आइए हंस लो पहले एक बार, या ताली बजा दो, कुछ कर लो। छत्तीसगढ़ क्यों बड़ा है? मैं जब विदेशों में जाता हूं और लोग बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ क्या है, व्हाट इज छत्तीसगढ़, तब मैंने छत्तीसगढ़ के गौरव में कुछ पंक्तियां लिखी कि हम कौन हैं। मुझको गर्व होता है कि मैं छत्तीसगढ़िया हूं, ये गर्व की बात है। मैं तो दिल्ली एयरपोर्ट में एक जन बैठू, वहां दिल्ली होटल में एक जन मुनगा ला चम्मच में फंसा खाता, मैं बाप पुरख हम पहली बार देखे, 2 ठन चम्मच में मुनगा खाते। मैं ओकर से पूछा जाके, मैं आपका परिचय जान सकता हूँ, तो किस आई बिलोंग टू छत्तीसगढ़, बट आई फॉरगेट छत्तीसगढ़ी, ऐसे कहा। मैं कह बे छत्तीसगढ़ी भूल जा, मुनगा ला चुचरे पर जन भूल। तो छत्तीसगढ़ क्या है? गर्व हमारा, गौरव अपना, छत्तीसगढ़ के वासी हैं, मिलजुल करके शीश नवाओ, छत्तीसगढ़ की माटी है। धन्य धन्य ये धरती जिसमें कौशल्या ने जन्म लिया, सीता का वनवास। राम की बात हो रही है, राम को जन्म देने वाली कौशल्या का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ है। तब कहना चाहता हूं, कौशल्या छत्तीसगढ़ की बेटी, उनके बेटे राम। जहां राम ने जन्म लिया वहां बाबर का क्या काम। एक बात समझ लें, जहां बड़ा आदमी अगर कोई होता है वो छोटी जगह में पैदा होता है। महात्मा गांधी 1922 में रायपुर आए। बुद्धिजीवी लोग सुने, मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि आप सब विद्वान हैं। 1922 में महात्मा गांधी पहली बार रायपुर में आए। उन्होंने गांधी चौक में सभा ली, कंडेल सत्याग्रह में भाग लिया और पंडित सुंदरलाल शर्मा को अपना गुरु बनाया। आप सोचिए कि राष्ट्रपिता के गुरु छत्तीसगढ़ में पंडित सुंदरलाल शर्मा, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। राष्ट्रपिता के गुरु हमारे छत्तीसगढ़ के हैं। ये वीर नारायण की वीर भूमि,
गुरु घासीदास की वाणी है, सुंदरलाल शर्मा के अंतस में महानदी का पानी है, खूब चंद बघेल का सपना, चंदूलाल चंद्राकर, अरे जीवन सफल करो अपना एक बार तो आकर। ये छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़िया की थाती है, दोनों हाथ उठाकर बोलो छत्तीसगढ़ की माटी है, दोनों हाथ उठाकर बोलो छत्तीसगढ़ की माटी है। रामचंद्र और महासिंह ने लोक कला की सेवा की। लोक कला का है? सुआ गीत, ददरिया, कर्मा, राउत नाचा, ये है लोक कला। सबके लौठी रिंगी चिंगी, मोर लौठी कुसुआरे, झीक पूजक के डौकी लाने उहले के मुसुआरे। रामचंद्र और महासिंह ने कहा है बामल्ला माइक में लगा दे उसे खाना खवा। वाह रे! रामचंद्र और महासिंह ने लोक कला की सेवा की। तीजन और हबीब भाई ने सात समुंदर पूजा की। महानदी शिवनाथ खारून इस धरती में बहती है। अरपा हसदो तांदुला अपनी गाथा कहती है। मोड़ जोग सोंडूर पैरी केलो आगर मनियारी, इस धरती को बना दिया है अन्नपूर्णा सी महतारी। ये धान कटोरा छत्तीसगढ़, दुनिया इसके गुण गाती है। अब दोनों हाथ उठाकर बोलो छत्तीसगढ़ की माटी है। सबसे ऊंचा जैत खाम है, जिससे ऊंचा माथा है। सप्रे जी पवन दीवान मंदराजी की गाथा है। तीजा पोरा यहाँ हरेली मेला मड़ई तिहार। हमारे यहाँ मड़ई में एक जन गे रहा है, रोवत रहा आके गोदना गोद आके। काबर रोवत है सरे? गोदिस्ताब रोनरी सब काबर रोवत है? नहीं मैं बोल रहे हूँ साले कैटरीना लिख दे, कुतरीना लिख दे। तीजा पोरा यहाँ हरेली मेला मड़ई तिहार, नरेंद्र देव के गीत गूंजी सरपा पैरी के धार। ठेठरी खुरमी बरी बिजौरी फरा चीला चौसेला। मैं 1990 में भाई साहब पहली बार अमेरिका गया। मुर्दाई एक डब्बा ठेठरी रखे रहा है। वो ठेठरी है अमेरिका के शिकागो एयरपोर्ट में इमिग्रेशन वाले पकड़ ली। मैं क्या ठेठरी ठेठरी, मैं क्या छत्तीसगढ़ी मिल्स, नो एक्सपायरी डेट। डब्बा खराब हो जाही पर ठेठरी खराब नहीं हुआ। ठेठरी खुरमी बरी बिजौरी फरा चीला चौसेला, जीमी कांदा मुनगा चुचरिस करी लाडू ओ पेड़ा। ये बमलेश्वरी दंतेश्वरी महामाया के गुण गाती है। अब दोनों हाथ उठाकर बोलो छत्तीसगढ़ की माटी। एक सिख बंधु को देख रहा हूं मेरे सामने बैठे हैं। उनकी पगड़ी को गुरुद्वारा समझ के प्रणाम करता हूं और उनके सम्मान में छाबड़ा जी का भी नाम आया था बीच में। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपकी पगड़ी को गुरुद्वारा समझ के प्रणाम करता हूं और चार पंक्तियां आपके सम्मान में पवार जी की रखता हूं कि हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद सिंह की संतानों का। हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद सिंह की संतानों का। हम क्या मूल्य चुकाएंगे इनके आंखों के पानी का, जिनकी पूजा करते हैं आजादी के आधारों में, जिनके दो दो बेटे चुन गए दीवारों में। ये वो सिख है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने पोर्ट ब्लेयर में भी कविता पढ़ी, काला पानी में। आप में से बहुत लोग पोर्ट ब्लेयर गए होंगे। वहां नीचे में म्यूजियम है, वहां उन शहीदों की तस्वीर लगी है जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपनी शहादत दी है। आज लोरमी में शिव घाट के किनारे भगवान शंकर को साक्षी मान के और मनियारी का जल अपने हाथ में लेकर अनुप्राणित होकर मैं बोलता हूं, वहां पर 90% तस्वीरें सिखों की है जिन्होंने आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दी। सरदारों को आपने चुटकुला बना दिया। अरे ये वो कौम है जो आज भी सरहद पर अभी संगीन लेकर खड़े हुए हैं, 0 डिग्री में भी वो काम करते हैं। ऐसे सिखों को मैं प्रणाम करता हूँ। इससे ज्यादा चमचागिरी मैं आपकी नहीं कर सकता। जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल। ये हैं तो हम हैं। राजिम, ताला, मल्हार, बारसुल। अभी कोई जनरल नॉलेज की जीके की बात कर रहा था, शायद संस्कार ही कर रहा था ना, संस्कार कर रहा था जनरल नॉलेज की जीके की बात। मैं कह रहा हूँ इस कविता को अगर मैं पूरी नहीं पढ़ रहा हूँ, एक अंतरा पढ़ के इसको मैं अगले कवि को बुला रहा हूँ। पूरा जीके है ये। दिस इज छत्तीसगढ़। भाई साहब कौन को ज्यादा हंसी आ रही? बच्चा आप ही का है, ले जाओ उसको। भाभी जी का है,
बोले ऐसा पति है छत्तीसगढ़ में ही हो सकता है? पत्नी प्रोग्राम देख रही है, पति बच्चा खिला रहा है, यही हो सकता है। वारे लोरमी के सूरवीरों, राजिम ताला मल्हार बारसुल चित्रकूट सिवरी नारायण। अब सुनिए छत्तीसगढ़ का पर्यटन क्या क्या है, धार्मिक अनुष्ठान क्या क्या है। राजिम ताला मल्हार बारसुल चित्रकूट सिवरी नारायण, दामाखेड़ा गिरौदपुरी खरौद रतनपुर चंपारण, आरंग चंदखुरी मटकुदीप कुनकुरी लाफा चतुरगढ़ नगपुरा तुरतुरिया लूथरा ताता पानी और रामगढ़, पिपरौल पचराही मेनपा बिलई माता और नवागढ़। धन्य धन्य बेमेतरा की भद्रकाली, सारंगढ़ की चंद्रहासनी, छत्तीसगढ़ की विघ्ननाशनी। धन्य धन्य ये धरती है जो त्रेता के गुण गाती है। अरे एक बार दर्शन कर लो, ये छत्तीसगढ़ की माटी है। एक बार दर्शन कर लो, ये छत्तीसगढ़ की माटी है। एक कविता ला मैं कर सिटी पढ़े हो कि विधानसभा मोरो पक्का हो जाए तो भाई आपका प्यार है धर्मजीत जी, आप सह लेते हैं इसलिए कह लेते हैं। आइए अगले क्रम में, क्योंकि जो कवि है वो इसी विधा का है। वो राष्ट्रभक्ति की बात करता है, छत्तीसगढ़ की बात करता है, अपनी मिट्टी की बात करता है। थोड़ा आना जाना जो भी है जल्दी कर लें। मैं ये कभी पसंद नहीं करता कि मेरे कवि के दरमियान आप आना जाना करें, है ना। हालांकि हम आपको आने से नहीं रोक सके तो जाने से कैसे रोक सकते हैं, लेकिन कभी जब मंच पर आ जाए, मेरे समय जितना घूमना है घूमिए, एकदम थानेदार बन जाइए, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मेरा कवि कविता पढ़ता है, ये समझिए कि मैं अपना कलेजा निकाल के रखता हूँ माइक पे। एक कवि, हर कवि मेरा कलेजा है, मेरा दिल है, मेरा जिगर है, इसलिए उसका सम्मान करना आपका नैतिक दायित्व है। बैठ जा। हो कहाँ रही सकते हैं? कोदवा मंत रानी गांव, हाँ कौन सा गांव है? लोरमी। जल्दी निकल जा। काकर काकर लड़का है अभी, है ना? तो अभी अलबेला कहाँ जाए है? तो अलबेला अभी रुको, शांत रहो बिल्कुल एकदम। आइए एक बार जोरदार तालियां बजाए भाई देवेंद्र परिहार, जो हमारे छत्तीसगढ़ के वीर रस के शौर्य के कवि हैं। माता की, भारत माता की। भाई देवेंद्र परिहार ने खूब मेहनत की, बहुत बढ़िया काव्य पाठ किया। कैसे कहाँ चले प्रशांत जी? हैं अभी बड़े कवि हो भैया, किसी टाइप क्या? जिन मन न्योता दे तेने मन भागत है। ऐसे मत करो भाई, लिफाफा काकर बात फंसे। अब दो कवि शेष हैं, दोनों ठहाकों के कवि हैं। भाई सुरेश अलबेला मेरा छोटा भाई है, उम्र में मुझसे छोटा है, इसलिए छोटा है, कविता में मुझसे बड़ा है। ये ऐसा ही मेरा छोटा भाई है जैसे विभीषण रावण का छोटा भाई था। रावण को उसी ने निपटाया। सुग्रीव बाली का छोटा भाई था, बाली को उसी ने निपटाया। प्रवीण महाजन प्रमोद महाजन का छोटा भाई था, उसने उसको निपटाया। लेकिन ये मेरा सगा छोटा भाई नहीं है, ये केजरीवाल का सगा छोटा भाई है। जब निपटाना होगा केजरीवाल को निपटाएगा। बहुत बड़ा कवि है, राजस्थान से आए, हिंदी काव्य मंच के जर्सी गाय। ये कई बाल्टी दूध देते थे, रात भर दूध देते थे। मोर का है, मैं तो देसी हूँ, पाव दे के निकल लेता हूँ। बड़े बड़े लोग कविता सुन रहे हैं, मैं नहीं जानता कि कितने बच्चे हैं, कितने चले गए। माया रानी सिंह जी, लेखनी चंद्राकर जी, तोखन साहू जी तो हैं, संजीव जी, गोस्वामी जी, राकेश छाबड़ा जी और प्रभास शर्मा जी शायद हों यहाँ। मेरा अभिवादन स्वीकार करें, और जिनके नाम छूट गए हों उनका नाम मैं अगले वर्ष के कवि सम्मेलन में निश्चित लूँगा। बशर्ते आप मुझको अगले साल बुलाएं। क्या करोगे? लेकिन हम हास्य के कवियों को बड़ी दिक्कत है। अब दोनों कवि हास्य के ही हैं। मैं दिल्ली में कविता पढ़त रहे तो एक जन खड़े हो गए, तुम यहाँ लोगों को हंसा रहे हो, चीन हमको आंख दिखा रहा है। मैं कह कौन चीन? जेकर खुद के आंखी साले खुद नहीं दिखते तेन हमला आंखी दिखाई।
चीनी मन नानकुन रही थे एकदम रामायण गुट कथे छोटे छोटे और ओकर आँखी 1.5 मिलीमीटर। उतना आँखी तो हमारे यहाँ लड़का मन प्रार्थना में खुला रखते। मैं बता था इगोहाना घाट के एक टूरा दिल्ली में पढ़त रहा है, ओकर लपर झपर हो गए। एक टूरिस्ट चीनी टूरिस्ट बोला बिहाव करके ले आई। अब ओकर दादा देखी कोने रही कि तोर बहू है दादा ऐसे का एक सेकेंड पीस कहाँ है? नहीं दादा ये सैगो है, ऐसे सैगो है तो एक साले मुंडी चालू कन्या चालू कुछ पते नहीं चलत थे बीच के कहाँ आए थे। नहीं दादा ये सैगो है ऐसे का वो तरियम नहीं तो हमार के टूरा कठल के रोए। ओकर दादा किस रो मत बेटा मेड इन चाइना माल ज्यादा दिन नहीं टिक है। ये चीन हमार का बराबरी करही। और ये बनाते बड़ कविता पाकिस्तान बर चीन बर लिखते हैं वीर रस के कवि मन। मैं तो 4 लाइन बोलता हूँ। चीन कुकुर, पाकिस्तान खर्रू कुकुर, और दोनों भारत दहार देखा थे टुकुर टुकुर। ते देखे ये बात में दम है, फिर खम्मम गोड़ मत उठावे नीचे बम है। का बराबरी करही। आइए हास्य के इस वातावरण को और आनंदित करें। राजस्थान की धरती से हल्दी घाटी से हमारे बीच कोई कवि मनियारी के तट पर आया है, उसका स्वागत ऐसा होना चाहिए जो हमारी परंपरा है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं सुरेश अलबेला। बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ ऊंचा करना। बहुत बढ़िया। मैं कोई बम नहीं फोड़ूंगा, मेरे पास है ही नहीं, कहाँ से फोड़ूं। मैं कोई फालतू पाकिस्तान की ये बात नहीं करूंगा। अपने को क्या मतलब पाकिस्तान से? यहाँ घर के रांडी रोने ही ठीक नहीं हो रहे, फालतू। मतलब क्या मतलब पाकिस्तान के पीछे पड़ रहे हो तुम? मैं टेंशन ही नहीं पाड़ता है पाकिस्तान की। सही कह रहे थे हमारे सुरेंद्र दुबे जी। हाँ मैंने तो मेरे कुत्ते का नाम पाकिस्तान धर रखा है। जब भी मन में आती है उसी के 2 लात देता हूं, मस्त रहता हूं। कौन टेंशन पाले? अरे टेंशन पाड़ ली नहीं है पाकिस्तान की। उधर पाकिस्तान कश्मीर पे हमला करता है, इधर दुबे जी मैं अपने कुत्ते का रावलपिंडी लाल कर देता हूँ। काहे की पाकिस्तान की टेंशन पाड़े? पाकिस्तान कोई इतना लायक थोड़ी है जो उसकी टेंशन पाड़ते फिरे। आदमी को मस्त रहना चाहिए, फालतू फोकट की बातों को कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरे को देवेंद्र परियार जी आपने बहुत बढ़िया कविताएं सुनाई, बहुत अच्छा लगा मेरे को। लेकिन एक बात से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया आपकी। आपने कहा कि वही नेता चुनाव लड़ना चाहिए जिसके बेटे इंडियन आर्मी में हो, ये कहा आपने। तो फिर ये नरेंद्र मोदी, ये राहुल गांधी, ये किराने की दुकान थोड़ी लगाएंगे यार। ऐसे तो मैं बात बताऊं, तुमने ही कहा यार कि नेताओं के बेटे इंडियन आर्मी में होने चाहिए। मेरी बुआ जी के 3 बेटे हैं इंडियन आर्मी में, तो मेरे फूफा जी को बना दो देश का प्रधानमंत्री, जो अपना भी भला हुए। देखो मेरे जितना इंटेलिजेंट आदमी आपको पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। आप बस मस्ती के मूड में आ जाओ, मैं कोई टेंशन की बात में नहीं करूंगा आपके। क्योंकि आपने कहा, क्या कहा था मेरे थानेदार? हाँ दिल्ली के थानेदार। अब एसपी साहब मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे पिताजी भी थानेदार है। मेरे को उनके कैरेक्टर पे शक होने लग गया। मैंने कहा यार क्या पता बाबूजी कभी भोपाल गए हो। तो ऐसे थानेदारों की बात नहीं करनी चाहिए। फिर इधर से ये दुबे जी और कह रहे, बोले 2 पंक्ति एसपी साहब को समर्पित करो।
2 पंक्ति एसपी साहब को समर्पित करो। इधर मैं यहाँ सोच रहा, मैंने कहा अगर एसपी साहब ने 4-5 थानेदार समर्पित कर दिए तो टेंशन तो फिर मेरे ही होगी ना, क्योंकि इनमें तो इन कवियों में दिमाग तो है नहीं, इनमें सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी मैं ही हूं। भगवान कसम, जितना तुम्हारे अंदर टोटल दिमाग उतना तो मेरा खराब ही रहता है। मस्त है। अरे मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी भाई साहब। अब ये जो कवि आवे जो ही बोला पद्म श्री दुबे जी स्टेज पे बैठे हैं, पद्म श्री दुबे जी बैठे हैं, पद्म श्री दुबे जी बैठे, तो भाई 20,000 के सोफे लगा रखे उनके बैठने के लिए, तो बैठेंगे ना यार, खड़े थोड़ी रहेंगे यार। 5-6 घंटे का प्रोग्राम है, 15 मिनट का थोड़ी है जो सपना चौधरी नाच के चल जाएगी। ये क्या है भैया, हिंदी भाई ये हिंदी कविता का मंच है, इस पे ये सारी रात चलता है, इसमें कोई टेंशन पाड़ने की बात नहीं होती। मैं आपको बता दूं, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का आदमी नहीं हूं। अब हमारे सुरेंद्र दुबे जी हैं, मैं हूं, 2 कवि हैं और सारी रात ये प्रोग्राम चलेगा। और मैं मानस के इस मंच पर वादा करता हूं, जितनी देर आप बैठे रहोगे उतनी देर चलेगा, क्योंकि लास्ट में दुबे जी को पढ़ना है, फिर ये चलाते रहेंगे। मैं तो अभी थोड़ी देर में बैठ जाऊंगा। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का आदमी नहीं हूं, न मैं बीजेपी का आदमी हूं, न मैं कांग्रेस का आदमी हूं। मैं बस भाई साहब मेरी लुगाई का आदमी हूं और किसी का भी आदमी नहीं हूं। अपने को कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करनी, सब कभी अपने अपने घर चल जाएंगे। और छोरे तू खा घूम रहा है, बैठ जाए, संसद भवन थोड़ी है, कवि सम्मेलन है। हाँ, जो चाहो जो ही आंख मार दे। तो मैं आपको ये कह रहा था, अभी कवि सम्मेलन में क्या है, सब चल जाएंगे। अब सुरेंद्र दुबे जी जाएंगे रायपुर कार से, इनकी कार है खुद की, इतने बड़े कवि है तो होंगी ही ना, मोटरसाइकिल थोड़ी आएंगे इतनी दूर, तो ये कार से जाएंगे। फिर इनकी भी ट्रेन है सुबह 6 बजे की, ये भी ट्रेन से जाएंगे। अमन अक्षर जी की भी ट्रेन है 10 बजे की, वो भी ट्रेन से जाएंगे। फिर मेरी भी 12 बजे की फ्लाइट है, तो मैं भी जाऊंगा। न काई को बताओ यार, ट्रेन से जाएंगे, हवाई जहाज से बताओ ना, थोड़ा मान लो पेमेंट ही ज्यादा बढ़ जाए, फायदा रहे ना। तो ये क्या है, फालतू बातों में कोई मतलब नहीं है। और वो अमन अक्षर जी कहाँ गए? हाँ, वो वहीं पे गया जहाँ मैं 2 बार जाके आ चुका हूँ। जाना चाहिए। देखो मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूँ भाई साहब, मेरे जितना दिमागदार आदमी आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। मैं पिछले दिनों एक दुकान पे गया, मैंने दुकानदार से कहा, मैंने कहा भाई साहब एक काम करो 5 किलो चावल दो। वो बोला किसमें लेके जाएगा? अरे मैंने कहा ये थैला लेके आया ना, इसमें लेके जाऊंगा। उसने 5 किलो चावल थैले में डाल दिए। मैंने कहा एक काम कर 5 किलो गेहूं भी दे। वो बोला ये किसमें लेके जाएगा? अरे मैंने कहा ये थैला रहा ना, इसमें लेके जाऊंगा। उसने 5 किलो गेहूं भी उस थैले में डाल दिए। मैंने कहा 5 किलो बाजरा भी दे। वो बोला ये किसमें लेके जाएगा? अरे मैंने कहा तू दे देना, मेरी लुगाई बीनती फिरेगी, तेरे को काई बात की टेंशन है? हाँ, ऐसे भी घर में जुए ही निकालती रहती है पड़ोसन की, तू तो डाल दे तीनों में, वो कर लेगी अलग अलग। नहीं, इसमें ताली बजाने की बात नहीं भाई साहब। लुगाइयों को काम नहीं संभलाओ तो फिर मेरे से लड़े। जिसको बीजी इतना कर दो उसके। मैं दुबे जी आपसे कहता हूँ ज्ञान की बात, सबसे सब आप बड़े बड़े कवि हो, सबको मैं इतने बड़े एसपी साहब, आप आदरणीय मंत्री साहब, मैं सबसे एक बात कहता हूँ ज्ञान की, कुछ मत करो, रोज सुबह उठ के अपनी माँ के पैर दबाओ, फायदा मिलेगा। बात ये नहीं है, बात इसके आगे है। सुबह उठ के रोज माँ के पैर दबाओ तो फायदा मिलेगा, और अगर अपने बच्चों की माँ के पैर दबाओगे तो डबल फायदा मिलेगा। मैं तो बढ़िया ही करता हूँ। मैंने कहा उससे 5 किलो बाजरा भी दे। वो बोला किस में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा तू तो तीनों एक में मिक्स कर दे, मेरी लुगाई फ्री है, बीड़ती रहेगी। अब मैं जैसे ही उन तीनों को ले जाने लगा तो बोला भाई साहब पेमेंट?
मैंने कहा पेमेंट अगली साल। बोला मैं उधारी में धंधा नहीं करता। मैंने कहा नहीं करता तो तेरा माल वापस पकड़, अपने को किस बात की टेंशन है यार। दिमाग से काम करना चाहिए भाई साहब। फालतू ही देश में ऐसी बहुत सारी टेंशन है भरी पड़ी है। अब मैं आपको बता दूं, मैं दिमागदार आदमी हूँ। पिछले दिनों एक अमेरिकन मिल गया मेरे को। हाँ, सबको चाय पिलाओ, थोड़ी सी बच जाओ तो स्टेज पे भी ले आया करो। हाँ, हम भी बामण है, पीले हो तो बढ़िया ही देना। पिछले दिनों एक अमेरिकन मिल गया मेरे को। अमेरिकन मुझसे बोला तेरे को इंग्लिश आती है? मैंने कहा यस। बोला कितनी? मैंने कहा बस। बोला सही बता तेरे को इंग्लिश आती है क्या? अरे मैंने कहा तू पूछ तो सही। बोले इंग्लिश आती है तो एक काम कर, वो जो लड़की साइड में खड़ी है उसको इंग्लिश में यहाँ बुला। अब इतनी सी तो मेरे को आती थी भाई साहब। मैंने कह दिया बेबी प्लीज कम हियर। लड़की आ गई और बगल में खड़ी होगी, लेकिन वो अंग्रेज भी पट्टा डेढ़ छाना। बोला इसको इंग्लिश में अब वापिस वहीं भेज। अब भाई साहब ये वाली मेरे को नहीं आती, लेकिन मैं भी इंटेलिजेंट आदमी। भगवान कसम में वहीं पे गया जहां से लड़की आई थी। वहां जाके फिर बोल दिया प्लीज कम हियर। दिमाग से काम करना चाहिए भाई साहब। कोई मतलब नहीं है राजनीति की बातें करने से। हाँ, अपने वो क्या मतलब है राजनीति की। इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कपड़े जर्मनी की मिलों में धुलने जाते थे। हाँ, गलत थोड़ी कह रहा हूं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कपड़े विदेशों में धुलने जाते थे। अब मोदी जी ऐसा नहीं करते। मोदी जी के क्या है, जब 10-20 जोड़ी गंदे हो जाते हैं तो खुद ही विदेश जा जाते हैं, वहां एक साथ धुलवा लाते हैं। कोई टेंशन का काम ही नहीं करते। क्या मतलब है टेंशन पालने से? बस दिमाग से काम करना चाहिए ना यार देश में। अभी हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए तो ये सारे छोरे छोरी बावड़े हो गए। ये फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे लिखने लग गए। बोले हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हम 4 भाई हैं। जो मेरा सबसे बड़ा भाई है वो एमकॉम है और वो बेरोजगार है। जो मेरा दूसरा भाई है वो एमबीए है और वो भी बेरोजगार है। जो मेरा तीसरा भाई है वो एमए पास है, जो कोई भी कर लेता है, और वो भी बेरोजगार है। और जो चौथा है वो मैं हूं। और मैं हिंदुस्तान के हंसी के सबसे बड़े शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का विजेता हूं। नहीं, इसमें कोई वाह की बात नहीं थी। बात यह है कि ये जो बेवकूफ बोल रहे हैं, बोले हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब एक बात बताओ, जब मेरे पिताजी को लाफ्टर चैंपियन पैदा करने के लिए 3 पड़ाव पार करने पड़े और ये एक बार में ही बोल रहे, बोले हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अरे ट्राई तो करो। ज्यादा पढ़ा लिखा होना, ज्यादा अमीर होना कोई ज्ञान की बात नहीं है भाई साहब। इस देश में आप कितना भी पढ़ लिख लो, और मैं इस मानस मंच पे खड़ा होकर एक अच्छी बात करना चाहता हूं, आप कितना भी पढ़ लिख लो, लेकिन अगर आपको अपने माँ की हाथ की रोटी से ज्यादा स्वाद पिज्जा, चाउमीन और बर्गर में आने लग जाए तो आपका पढ़ना लिखना बेकार है। याकूब मेनन को फांसी हुई तो रात को 3 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने चले गए इस देश के बड़े बड़े लोग। बोले याकूब मेनन को फांसी मत दो, याकूब मेनन को फांसी मत दो, जिसने मुंबई की धरती को लाल कर दिया। याकूब मेनन के लिए बोले, ये मीडिया वाले क्या बोले, बोले याकूब मेनन के साथ अन्याय हुआ, याकूब मेनन के साथ अन्याय हुआ। याकूब मेनन जब फांसी पे लटक रहा था तो इसको अंतिम समय में उसकी 17 साल की बेटी से नहीं मिलने दिया गया। ये कौन बोला?
ये देश का मीडिया बोला, तो फिर उसके बाद मैं बोला। मैंने कहा एक बात बताओ रे चोटों, जो आदमी 22 साल से जेल में बंद है, उसके 17 साल की बेटी है, उससे भी दुखद बात है। और कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड करते हो यार, समझ में नहीं आता। इस देश की प्रॉब्लम भाई साहब बाहर की नहीं है, इस देश की प्रॉब्लम हमारे परम आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी इस मंच पर बैठे हैं। इन्होंने 35-40 साल हिंदी कविता की सेवा की और छत्तीसगढ़ का मान पूरे हिंदुस्तान में बढ़ाया, तब जाके इनको पद्मश्री मिला। लेकिन इस देश की प्रॉब्लम यह है, जिसने गीत लिखा तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जाऊंगा, ए मेरी जमी महबूब मेरे, तेरी नस नस में मेरा इश्क बहे, ऐसे गीत लिखने वाले मनोज मुंतजिर को इस देश में तिरस्कार मिलता है। और अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया था, जैसे गीत को फिल्म फेयर अवार्ड दिया जाता है, नेशनल अवार्ड दिया जाता है, तब दर्द होता है। मुझे दुख होता है जब कंगना राणावत को एक पार्टी के तलवे चाटने पर पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। मुझे दुख इस बात का है कि कंगना राणावत को पद्म पुरस्कार मिलता है और इस देश के सैकड़ों मजदूरों को अपने घर भेजने वाले सोनू सूद को कोई पुरस्कार नहीं मिलता, तब दुख होता है। बोलना पड़ता है। हमारे आदरणीय दुबे जी कह रहे थे कि सरदार जी इस मंच पर बैठे हैं, आज भी इतने साल की आजादी के बाद इस देश में आज दिन तक हिंदुस्तान की सरकार भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी को शहीद नहीं मानती, तब मुझे दुख होता है। तब मैं कहता हूं कि अशफाकुल्ला खाकी कोई मुस्लिम बात नहीं करते, बिस्मिल शेखर और सुभाष को हिंदू याद नहीं करते, और हंसते हंसते जो फांसी वाले तख्तों पर झूल गए, और हनी सिंह तो याद रहा पर भगत सिंह को भूल गए। दुख इस बात का होता है भाई साहब, जिस सोनू सूद को पद्म श्री नहीं, पद्म भूषण नहीं, पद्म विभूषण नहीं, भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए, उसको आपने पूछा तक नहीं। तो पूछना चाहिए ऐसे आदमी को। इस देश की एक अंग्रेज हिंदुस्तान आया, एक चिड़ियाघर को देखने गया, उस अंग्रेज को देखकर एक कुत्ता भौंकने लगा। उस अंग्रेज ने अपनी जेब में से बिस्किट निकाले, उस कुत्ते ने डाल दिए, कुत्ते ने बिस्किट खाए और वो कुत्ता उस अंग्रेज के तलवे चाटने लग गया। अब अंग्रेज उस चिड़ियाघर के अंदर गया तो एक शेर उस अंग्रेज को देखकर दहाड़ने लगा। अंग्रेज ने वैसा ही किया, अपनी जेब में से बिस्किट निकाले, उस शेर को डाल दिए, लेकिन शेर ने वे बिस्किट नहीं खाए, वो शेर उस अंग्रेज की तरफ दहाड़ता रहा। तब उस अंग्रेज ने एक टिप्पणी की कि इंडिया एक ऐसा मुल्क है जहां तलवे चाटने वाले कुत्ते बाजार में घूमते हैं और सोहराबुद्दीन जैसे गुंडों की छाती में गोली मारने वाले दिनेश एमेन को 7 साल तक जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, तब दुख होता है। तो हालांकि भाई साहब मैं ऐसी बात नहीं करता जिससे दिमाग पे लोड पड़े, मैं प्योर हास्यरस का कवि हूँ, अपने को कोई फालतू माथा फोड़ी की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन दुख होता है। बैठ जा, तेरे को बैठना ही पड़ेगा ना, हम तीनों को गाड़ी में यही लेके जाएगा। राजनीति की बात करनी नहीं चाहिए। इस देश में जो अपने बाप की नहीं सुनता वो अखिलेश यादव, जो अपनी मां की नहीं सुनता हो राहुल गांधी, जो किसी की नहीं सुनता हो नरेंद्र मोदी, और जिसकी कोई नहीं सुनता हो अरविंद केजरीवाल। तो काहे को भाई साहब इतने पार्टी पॉलिटिक्स में पड़े। अच्छा, कांग्रेस वाले भी कम नहीं है। जब इस देश के बीजेपी के प्रथम प्रधानमंत्री बने आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने हिंदी कविता का मान इतना बढ़ाया कि प्रधानमंत्री पद पे वो गौरवान्वित हुए। जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी, तो कांग्रेस वाले कहते थे यार ये अटल जी थोड़े आदमी ठीक नहीं है, कोई दूसरा होना चाहिए प्रधानमंत्री। तो फिर अटल जी थोड़ा बीमार हुए, पीछे हटे, तो अडवाणी जी मुख्य धारा में आए। तो फिर अडवाणी जी के इन्होंने माजने देखे तो बोले ये अडवाणी जी तो और ठीक नहीं है, इनसे तो अटल जी बढ़िया थे।
ये मैं नहीं बोला, ये कांग्रेस वाले बोल रहे थे। फिर वो आया चाय बेचने वाले, 56 इंच की छाती वाले। जब वो आए तो ये बोले यार ये 56 इंच की छाती वाले चाय वाले तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तब फिर मैं बोला, मैंने कहा अभी तो तुमने चाय वाला देखा है, एक बार इस यूपी के गाय वाले को प्रधानमंत्री बना के देख लो। अगर तुमको ये नरेंद्र मोदी देवता नहीं लगने लग जाए तो मेरी गारंटी। पर अपन को राजनीति की बात करनी नहीं चाहिए, अपने को क्या मतलब है फालतू फोकट की बातों से। भाई आदमी को 24 घंटे मस्त रहना चाहिए, बीजेपी कांग्रेस की बातों से कोई मतलब नहीं है। भाई देश बड़ा होता है, सबसे हमको हिंदुस्तान को बड़ा मानना चाहिए। बीजेपी कांग्रेस ये कोई पार्टियां बड़ी नहीं है, ये देश सबसे बड़ा है, ये हिंदुस्तान सबसे बड़ा है। अच्छा अभी वो दुबे जी ने एक कविता सुनाई, बोले छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया और छत्तीसगढ़ की माटी ऐसी है। तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है कि मैं राजस्थान में पैदा हो गया। बोले मेरे माँ बाप की टाइमिंग वहाँ पे ठीक बैठी तो मैं वहाँ ठीक हो गया, आपके की यहाँ ठीक बैठी तो आप यहाँ पैदा हो गए। बहुत सारे तो अफगानिस्तान में हुए जो तालिबानों ने और भगा दिया उनको। तो ये तो किसी ने भगवान को अप्लाई थोड़ी करा था बोले। लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़िया का मैंने देखो जिंदगी में इतनी जगह कविताएं सुनाई, इतनी जगह में गया, लेकिन ये छत्तीसगढ़ का मानस मंच बताता है कि रात भर बैठकर कविताओं को किस तरह से सुना जाता है। और हम तो दुबे जी से यही कहेंगे, मैंने कहा बुलाते ही रहे छत्तीसगढ़ तो बढ़िया रहे, पर ये भी 10-5 साल में एक बार याद करते हैं। हो मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से। अब जब तक सारे लोग तालियां नहीं बजाओगे मैं रात भर यही लाइन सुनाता रहूंगा आपको। हो मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से। नहीं अभी तालियां मेरी धुन के साथ आनी चाहिए आपकी। हो मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से। अब यकीन हो गया मेरे को बजा सकते हो आप। खर्चा राजू से लेती थी, शर्माती थी बनवारी से, मिलती थी रोज मुरारी। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक टिफिन में खाते थे, हम सूखी रोटी लाते थे पर घी का भोग लगाते थे। अब रास्ते में मिलती है तो आहें भर के रह जाते हैं, और उसके 2-2 बच्चे मुझको मामा जी कह जाते हैं। अब मैं एक लाइन में उसका चरित्र बताता हूं कि उसने क्या बनने की कोशिश की और मैंने क्या बनने की कोशिश की। अगर आपको लगे कि मैंने कोई ठीक बात कह दी तो ये पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों से बताना कि इस बालक को आपने छत्तीसगढ़ में हमारे आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी ने और देवेंद्र परिहार साहब ने सही नाम पर ठप्पा लगाया। अच्छा खुद की फोटो आएगी जिससे। अब रास्ते में मिलती है तो आहें भर के रह जाते हैं, और उसके 2-2 बच्चे मुझको मामा जी कह जाते हैं। वो हो गई पूनम ढिल्लो सी, वो हो गई पूनम ढिल्लो सी, हम रह गए अटल बिहारी से, मिलती थी रोज। हमारे पड़ोस में एक लड़का है, वो लड़का थोड़ा अटक अटक के बोलता है। एक दिन वो मेरे पास आ गया, बोला भाई साहब
मैंने कहा क्या हुआ? बोला भाई साहब गजब हो गया। मैंने कहा क्या गजब हो गया? बोला भाई साहब मेरी एक दुकान पे नौकरी लग गई। वो दुकानदार के पास गया, उनने दुकानदार से कहा, बोला भाई साहब कोई काम धंधा दे दो, बहुत बेरोजगारी चल रही है कोरोना के बाद में। तो दुकानदार ने उससे कहा यार एक काम करिए, 10 महाभारत है, जा इनको घर घर बेच के आ। वो गया और 5 मिनट में 10 महाभारत बेच के आ गया। और दुकानदार से बोला भाई साहब वो महाभारत तो यूं ही बिक गई, थोड़ी और दो। दुकानदार ने उसको 20 महाभारत दी, वो फिर 1 घंटे में बेच के आ गया। फिर बोला भाई साहब वो महाभारत भी यूं ही बिक गई, थोड़ी ज्यादा दो। दुकानदार ने उसको 100 महाभारत दी, वो फिर 2 घंटे में बेच के आ गया। तो दुकानदार का दिमाग खराब हो गया। बोले यार ये महाभारत बेचने को लोगों को पूरी जिंदगी लग जाती है, 100 महाभारत बेचने में तू जाता है घंटे 2 घंटे में कैसे बेच के आता है? तो बोला भाई साहब इसमें करना क्या है, घर घर जाता हूं, दरवाजा खटखटाता हूं और कहता हूं कि खरीद रहे हो कि पढ़ के सुनाऊं। एक दिन फिर आ गया मेरे पास, बोला भाई साहब मैंने छोड़ दी महाभारत, रामायण, कुरान सब बेचना बंद, अब तो मेरी नई नौकरी लग गई। मैंने कहा अब नई नौकरी किस में लग गई तेरी? बोला भाई साहब नई नौकरी रेलवे में लग गई। मैंने कहा रेलवे में किस चीज की नौकरी करेगा तू? बोलो भाई साहब रेलवे में अनाउंसमेंट करने की नौकरी लग गई। अब उसने अनाउंसमेंट किया, बोला राजधानी ये एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई थी, वापिस गई। थोड़े दिन बाद उसने अपने 20 दोस्तों के साथ एक ऑफिस खोला 20वीं मंजिल पे। उसमें लिफ्ट नहीं थी। अब पहले ही दिन इनॉग्रेशन करने के लिए जाना था दुकान का। तो जैसे ही उन्होंने सारे दोस्तों ने गाड़ी पार्क करी, इतने में वो बोला ऊपर बाद में चलना, पहले मेरी बात सुनो। बोला यार तू तो बहुत देर लगाएगा बोलने में, थोड़ा वहां पहुंचेंगे 20 मंजिल बोल लेना, फिर आराम से 2-4 मंजिल चढ़े। वो फिर बोला बात तो सुनो। अरे बोले तू बहुत देर लगाएगा, 10 मंजिल चढ़े, फिर बोला सुनो तो। अरे बोला बहुत देर लगाएगा, 20 मंजिल चढ़ गए। फिर सबने हाँफते हाँफते पूछा उससे, बोला अब बता तू क्या बोल रहा था? बोला मैं तो ये बोल रहा था ऑफिस के ताले की चाबी तो नीचे कार में ही रह गई। उसको तो लाना था। एक दिन वो क्रिकेट का मैच खेलने चला गया। अब क्रिकेट के मैच में, आप क्रिकेट के मैच देखते होंगे भाई साहब, मैं भी देखता हूं, बहुत बढ़िया लगते हैं। लेकिन इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का मैच आता है तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है भाई साहब, क्योंकि मैं तो टीवी पे देखता हूं, खिलाते तो है ही नहीं हो मेरे को, जो देख ही लेता हूं। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के मैच में दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि मैं ब्राइटनेस बढ़ाता हूं तो मेरे को इंग्लैंड वाले नहीं दिखते, और घटाता हूं तो वेस्ट इंडीज वाले नहीं दिखते। करूं तो करूं ही क्या? और आप कह रहे थे ना आदरणीय कि ये चाइना वाले भाई साहब सब कर सकते हैं, पर ये जिंदगी में कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। इनको खिलाएंगे ही नहीं कभी। आपने देखा सब जगह की टीम है, चाइना की क्यों नहीं है? हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि वहां तो मान लो वही आउट हो गए, दोबारा आ जाए, एक ही जैसी शकल सबकी, पता ही नहीं चलेगा रोहित शर्मा आया है कि विराट कोहली आया है।
इसलिए चाइना वालों की रिस्क नहीं लेते। अब वो क्रिकेट का मैच खेलने चला गया तो उसको डायरेक्ट क्रिकेट के मैच में अंपायर बना दिया। बोला मांग तू क्या मांगेगा, तो अंपायर बनाया तो उसने उसको डायरेक्ट कप्तान बना दिया। अब कप्तान बनाया तो अंपायर ने सिक्का उछाला उसके सामने, बोले मांग, कप्तान है तू क्या मांगेगा। अब जैसे ही सिक्का उछाला तो बोला हाँ हाँ भाई साहब, हाँ 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 ये आ गया जो ही है। तो फालतू भाई साहब क्रिकेट के मैच में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना तो मजा साइकिल में है, ना मजा कार में है, ना मजा साइकिल में है, ना मजा कार में है, ना मजा इश्क में है, ना मजा प्यार में है। सारी दुनिया में बहुत मजा है मेरे दोस्तों, पर सबसे ज्यादा मजा तो पाकिस्तान की हार में है। तो हमको आ रहा है जो वो भी आ रही है। मैं अब जैसे मान लो इंडिया पाकिस्तान वाले हैं, तो अब इंडिया पाकिस्तान के सैनिक है, ये जो सारे दिन लड़ते थोड़ी रहते हैं। वहां क्या है, बॉर्डर बन रही है, एक डोली बन रही है, दीवार। उधर इंडिया के सैनिक रहते हैं, इधर पाकिस्तान के सैनिक रहते हैं। तो इंडिया के सैनिकों ने एक बार सोचा यार अपन इन पाकिस्तान वालों के मजे लेते हैं, तो उन्होंने मजे लेने की सोची। तो इंडिया के सैनिकों ने कहा, बोले आप में से खुर्रम खान कौन है। तो उधर से खुर्रम खान खड़ा हुआ, इंडिया वाले ने गोली मार दी, डिश क्या हो, खुर्रम खान स्वाहा। इंडिया वाले ने सोचा और मजे लेते हैं, बोले आप में से सुलेमान भाई कौन है। उधर से सुलेमान भाई खड़ा हुआ, इंडिया वाले ने फिर गोली मार दी, डिश क्या हो, वो भी स्वाहा। उन्हें फिर और मजे लेते हैं, बोले आप में से अकबर भाई कौन है। उधर से अकबर भाई खड़ा हुआ, इंडिया वाले ने फिर गोली मार दी, वो भी स्वाहा। अब पाकिस्तान वालों के टेक्निक समझ में आ गई। पाकिस्तान वालों ने सोचा है इंडिया वाले बेवकूफ बना रहे, तो उन्होंने भी यही टेक्निक कॉपी पेस्ट करी। उधर से पाकिस्तान के एक सैनिक ने धीरे से कहा, बोला आप में से रामलाल कौन है। तो इंडिया की साइड में से कोई भी खड़ा नहीं हुआ। 3 दिन बाद फिर इंडिया के सैनिकों ने पूछा, बोला भाई साहब 3 दिन पहले आप में से रामलाल के बारे में कौन पूछ रहा था। उधर से पाकिस्तान वाला फिर खड़ा हुआ। तो वो तो फिर वही जो होना है जो ही होता है, और क्या। भाई आदमी को 24 घंटे मस्त रहना चाहिए, फालतू बातों से कोई मतलब नहीं है। और एक कविता मैं आपको सुना देता हूं, थोड़ी सी मैंने नौजवानों के लिए लिखी है। तो वैसे तो मैं दूसरी भी सुना सकता था आपको, पर ये नहीं लिखी है तो ये टीप टीप के सुनानी पड़ेगी। तो है कि खून से लिखे थे खत, शाही का काम नहीं था। मेरा परिचय केवल इतना है दोस्तों, वो पृथ्वी में गगन में, वो है आग में समीर में। अभी भगवान राम की कविता मेरे भाई अमन अक्षर ने यहाँ पर सुनाई, इसलिए कहता हूँ कि वो पृथ्वी में गगन में, वो है आग में समीर में। गंगा की लहर लहर में, वही है नीर नीर में। कृपाण में, पिनाक में, त्रिशूल में, तुणीर में। वो छंद में, रुबाई में, वो सूर में, कबीर में। सजा लिया है पुष्प मैंने आरती के थाल का, मैं भक्त महाकाल का, मैं भक्त महाकाल का। सजा लिया है पुष्प मैंने आरती के थाल का, मैं भक्त महाकाल का, मैं भक्त महाकाल का। और एक थोड़ी सी मैं प्रेम की कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया आपने कवि सम्मेलन सुना है, और ये आप लोग, लोरमी छोटा सा गांव है, मैं भी छोटे से गांव से ही आया हूँ। और दुबे जी कह रहे थे, बोले इन्होंने पुलिस वालों पे एक कविता सुनाई थी। तो एसपी साहब मैं बताऊं, मैं भी एक कांस्टेबल का बेटा हूं। और एक बार क्या हुआ, मैं कोटा जब पढ़ने गया तो मेरे 10 में से 0 नंबर आए मार्कशीट में।
तो 0 नंबर आए और परीक्षा उन्होंने कहा, स्कूल वालों ने बोले इसमें साइन करा के लाओ घर जाके। अब मैंने कहा बाबूजी से साइन कैसे कराऊं, 2-3 नंबर आते तो फिर भी करा लेते, अब 0 में कैसे कराएं। जो मैंने उस 0 को पेन से मरोड़ के नो कर दिया और साइन करा के लिया है, क्योंकि अपन तो इंटेलिजेंट आदमी। तो पड़ोस वाले एक और लड़का पढ़ता था, उनने जाके कह दिया, बोला आपके उसके तो 0 नंबर आए छोरे के। तो अरे छोरे के 0 कहाँ से आए, नो आए। अब जब तक वो बोले चेक करके आते हैं, वो जब तक चेक करके आए, जब तक मैंने वापस उस 0 को फिर 0 कर दिया। मैंने कहा अब तो हो गया काम। तो मेरे पिताजी ने वापस 0 देखा तो मुझसे बोले कि यार तू भी किसी काम का नहीं है, तू भी किसी काम का नहीं है। तो एक और सज्जन खड़े थे पास में, तो उन्होंने कहा, बोले पंडित जी आप टेंशन क्यों लेते हो, पुलिस वालों के बच्चे या तो गुंडे बनते हैं या उठाई गिरे बनते, पुलिस वालों के बच्चे कोई बड़ा काम नहीं करते। उस दिन मैं थाने की क्वार्टर में से सड़क के बाहर देख रहा था, एक केथुनी पोल थाना है कोटा में, तो मैंने सड़क के बाहर देखते हुए एक निश्चय किया कि मैं इन पुलिस वालों का नाम इतना रोशन करूंगा, इतना रोशन करूंगा कि हर पुलिस वाला गर्व से कहे कि हमारा बेटा भी हिंदुस्तान भर में नाम करता है। तब जाके फिर मैं कपिल शर्मा के बाद चौथे लाफ्टर चैलेंज का विनर बना, और बन गया तो बन गया, उसमें कोई खास बात थोड़ी। कहाँ जा रही है बेटी, बैठो। कि खून से लिखे थे खत शाही का काम नहीं था, उसके सिवाय और कोई नाम नहीं था। खून से लिखे थे खत शाही का काम नहीं था, उसके सिवाय और कोई नाम नहीं था। उसने हमारे प्यार को पागल समझ लिया, खुद को किसी की आंख का काजल समझ लिया। उसने हमारे इश्क का ऐसा सिला दिया, अमीर बॉयफ्रेंड से हमको मिला दिया। उसने हमारे इश्क का ऐसा सिला दिया, अमीर बॉयफ्रेंड से मुझको मिला दिया। बोली ये मेरे नाज व नखरे उठाएगा, मेरे लिए 2 वक्त की रोटी जुटाएगा। मम्मी भी तुमसे शादी को तैयार नहीं है, भैया से भी मम्मी भी तुम, ये मिलन मेरे डैड को स्वीकार नहीं है। मम्मी भी तुमसे शादी को तैयार नहीं है, भैया से भी तुम्हारी राम राम नहीं है। कहते हैं उसके पास कोई काम नहीं है, उन पत्थरों के बोझ को सह कर के आ गए, उसको वहीं पे बेवफा कह कर के आ गए। उन पत्थरों के बोझ को सह कर के आ गए, उसको वहीं पे बेवफा कह कर के आ गए। फिर यूं हुआ कि जहर की वो रात आ गई, फिर यूं हुआ कि जहर की वो रात आ गई। दहलीज पे उसके कोई बारात आ गई। अब सोच लिया उस पे एतबार क्यों करूं, मैं फिर से किसी बेवफा से प्यार क्यों करूं। अब सोच लिया उस पे एतबार क्यों करूं, मैं फिर से किसी बेवफा से प्यार क्यों करूं। उसके सिवाय कोई भी परछाई नहीं थी, मेरी थी मेरी जान पराई भी नहीं थी। जिसके लिए टिफिन में हम रखते थे चॉकलेट, होते थे इंतजार में ट्यूशन से रोज लेट। उसके लिए तो खुद के पिताजी से भिड़ गए, आया था जो भी बीच में उसी से लड़ गए। छेड़ा मवाली ने तो बचाने भी गए थे, इतना लड़े कि प्यार में थाने भी गए थे। लेकिन ये सिला मिला तो हैरान हो गए, चंबल में कूदने को परेशान हो गए। जुल्फों में ऐसे उलझे कि कायर से हो गए, खुद को संभाल आज हम शायर से हो गए। जुल्फों में ऐसे उलझे कि कायर से हो गए, खुद को संभाल आज हम शायर से हो गए। मैं खुद पे यार जुल्म बार बार क्यों करूं, मैं फिर से किसी बेवफा से प्यार क्यों करूं, मैं फिर से। और मैं एक छोटी सी भूमिका बनाता हूं और इस कविता की आपको अंतिम पंक्तियां सुनाता हूं। एक लड़की थी दीवानी सी, अक्सर गलियों से गुजरा करती थी। वो लड़की अपने चेहरे पे नकाब रखती थी। एक लड़का उसे देखा करता था, वो उस लड़की से बहुत प्यार करता था। एक दिन लड़के ने लड़की से कहा, जाने मन अपने चेहरे पे से नकाब तो हटाओ, अपना ये चांद सा चेहरा तो मुझे दिखलाओ। लड़की बोली कि जिस दिन अपनी पहली पिया मिलन की रात हो जाए, जिस दिन तेरा मेरा मिलना हो और बादलों से बरसात हो जाए,
मैं उस दिन अपने चेहरे पे से नकाब हटा लूंगी और ये चेहरा आपको दिखा दूंगी। धीरे धीरे दिक्कतें बढ़ने लगी, लड़की लड़के से रोज मिलने लगी। एक समय ऐसा आया 7 दिन तक वो लड़की लड़के से नहीं मिली। लड़की लड़के के घर जाकर रोने लगी, लड़की लड़के की कब्र पर जाकर रोने लगी। तभी पड़ोसियों ने बताया कि इस दीवाने की तो मौत हो चुकी। लड़की लड़के की कब्र पर जाकर रोने लगी। तभी कब्र में से आवाज आई, है दोस्त ये तो समय की बात है। कल तेरे चेहरे पे नकाब था, आज मेरे चेहरे पे नकाब है। मैं इस कविता की अंतिम पंक्तियां आपको सुनाता हूं।